हेलो साथियों, नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल एसएससी विद्यालय में। तो ये है साथियों आपके नीतू सिंह बुक का प्रीपोजिशन टॉपिक का पार्ट नंबर 2। पहले पार्ट में हमने बहुत सारे कॉन्सेप्ट को देखा था, तो आइए शुरू करते हैं पार्ट नंबर 2। और ये पार्ट में हम लोग प्रीपोजिशन के जितने भी कॉन्सेप्ट आपके नीतू सिंह बुक में दिए गए उन सारे कॉन्सेप्ट को कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो कुछ और प्रीपोजिशन यहाँ से हम लोग शुरू करेंगे। देखिए यहाँ पर थोड़ा सा ये एरर है, थोड़ा सा इसको आप इग्नोर करेंगे। चलिए पॉइंट नंबर 1 है आपका। सबसे पहले टू की बात करेंगे, है ना। सबसे पहले किसका बात करेंगे हम लोग? टू का। टू के बारे में जानते हैं। देखिए टू का जो प्रयोग करते हैं साथियों हम लोग, वो किसी भी लक्ष्य, है ना, अगर समझ में नहीं आ रहा तो किसी भी डेस्टिनेशन के लिए करते हैं। जैसे समझिएगा कि जैसे आप घर से चलना शुरू किए, कहीं पर आपको पहुंचना है, तब हम लोग टू का प्रयोग करेंगे, ठीक है। या फिर कहीं पर आप हैं, कहीं पर जाना है, या फिर कहीं पर किसी को भेजना है, कोई लक्ष्य है, फिक्स है ना, तो वहां पर हम लोग टू का प्रयोग करेंगे। अब एग्जाम्पल के थ्रू आप समझिए। देखिए एग्जाम्पल लिखा हुआ है कि राम इज गोइंग टू कॉलेज। राम कहाँ जा रहा है? राम कॉलेज जा रहा है ना, तो यहाँ फिक्स है एक, क्लियर। अगला देखिए सेंड हिम टू अ स्कूल। स्कूल भी फिक्स है यहाँ पर। तो यहाँ पर अगर कभी भी डेस्टिनेशन के बारे में बात हो तब टू का प्रयोग करते हैं, ध्यान में रहेगा साथियों। चलिए आपका जो अगला प्रीपोजिशन है वो आपका टुवार्ड्स। देखिए ये भी अच्छा प्रीपोजिशन है। टुवार्ड्स का जो प्रयोग करते हैं हम लोग, देखिए सबसे पहले समझते हैं टुवार्ड्स का मतलब क्या होता है। तो टुवार्ड्स का मतलब होता है कि इन द डायरेक्शन ऑफ, है ना, मतलब किसी के तरफ, या ऐसा कह सकते हैं कि किसी की ओर। ये जो वर्ड है, ये जो प्रीपोजिशन है टुवार्ड्स, ये कोई लक्ष्य नहीं बताता, ये कोई डेस्टिनेशन नहीं बताता, बल्कि ये डायरेक्शन बताता है। फिर से क्लियर करना चाहूंगा, जो टुवार्ड्स है साथियों, ये कोई आपका कोई भी डेस्टिनेशन नहीं बताता, बल्कि ये डायरेक्शन बताता है। जैसे ही इज गोइंग टुवार्ड्स द कॉलेज। कॉलेज के बारे में नहीं बात हो रही है, कॉलेज की तरफ, क्लियर साथियों। चलिए आपका जो अगला है, ठीक है, अगला कह रहा है कि फॉर का प्रयोग प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन के रूप में डेस्टिनेशन के लिए भी होता है। समझिएगा, देखिए एक बार फिर से रिपीट करेंगे। टू का प्रयोग किसके लिए? डेस्टिनेशन के लिए। टुवार्ड्स का प्रयोग किसके लिए? टुवार्ड्स का प्रयोग आपका मतलब डायरेक्शन के लिए। तो डेस्टिनेशन हो गया, डायरेक्शन हो गया। अब देखिए जो फोर है, फोर का प्रयोग भी हम लोग प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन के रूप में डेस्टिनेशन के लिए करते हैं। जैसे ही इज लिविंग फॉर अमेरिका टुनाइट, ठीक है। तो ये क्लियर हो रहा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका जो अगला प्रीपोजिशन है वो आपका अलोंग। अलोंग मतलब होता है साथियों, ऐसा कह सकते हैं कि समानांतर, ठीक है, उसके साथ साथ। तब वहां पर हम लोग अलोंग का प्रयोग करते हैं जब कहीं समानांतर का भाव हो, ठीक है। जैसे एग्जांपल के थ्रू आप क्लियर करिए कि आई वॉक्ड अलोंग द रेलवे लाइन। देखिए ऐसे समझिए कि रेलवे लाइन ये था, ठीक है, ये आपका रेलवे लाइन था, तो उसके साथ साथ आप चल रहे हैं, ठीक है, उसके समानांतर चल रहे हैं, तो वहां पर हम लोग अलोंग का यूज करेंगे। अगला देखिए ही वॉक्स अलोंग द रोड, मतलब देखिए रोड के साथ साथ, ऐसा कह सकते हैं रोड पर, रोड के साथ साथ, रोड के समानांतर, तब यहां पर हम लोग अलोंग का प्रयोग करेंगे, ठीक है। और एक बात और ध्यान दीजिएगा कि यहां पर ऑन द रोड का प्रयोग नहीं होगा, क्लियर। ही वॉक्स अलोंग द रोड मतलब रोड के समानांतर, ऑन द रोड नहीं होगा, क्लियर। तो देखिए वही यहां पॉइंट लिखा हुआ है कि जब किसी एक को दूसरी वस्तु के समानांतर दर्शाना हो तब हम लोग अलोंग का प्रयोग करते हैं, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल आपने 1 और 2 देखा। चलिए आगे देखिए अगला पॉइंट लिखा हुआ है कि अगर जब दो चीज साथ साथ में समानांतर हो, फिर से क्लियर करेंगे कि जब कोई दो चीज साथ साथ में समानांतर हो तब एक वर्ड का प्रयोग होता है, एक प्रीपोजिशन का प्रयोग होता है, वो होता है आपका अलोंग विद। जैसे कम अलोंग विद मी, है ना, मतलब मैं तो जा रहा हूं, हमारे साथ साथ आप भी आ रहे हैं, तो दो चीज समानांतर हो गया ना, और साथ साथ, तो वो अलोंग विद का प्रयोग होता है, ध्यान में रहेगा। चलिए अब अगेंस्ट, आपका जो अगला प्रीपोजिशन है वो आपका अगेंस्ट। तो इसका देखते हैं प्रयोग। तो देखिए अगेंस्ट का जो प्रयोग होता है वो अलग अलग तरीके से होता है। सबसे पहला है प्रतिकूल, यानी अपोजिट में भी हम लोग अगेंस्ट का प्रयोग करते हैं। जैसे इट इज डिफिकल्ट टू सेल अगेंस्ट करंट, ठीक है। तो यहां पर क्या अपोजिट की बात हो रही है, अगेंस्ट के, यहां पर अपोजिट की बात हो रही है, प्रतिकूल की बात हो रही है, तब यहां पर हम लोग अगेंस्ट का प्रयोग करेंगे, क्लियर। ये क्लियर हो रहा होगा। अगला देखिए अगेंस्ट का प्रयोग हम लोग के विरुद्ध, है ना, किसी के विरुद्ध की जब बात हो, किसी के अपोजिट बात हो, तब भी हम लोग अगेंस्ट का प्रयोग करते हैं। जैसे देखिए आई एम, एक मिनट, देखिए लिखा हुआ आई एम अगेंस्ट टेररिज्म, है ना, मतलब टेररिज्म के अगेंस्ट, टेररिज्म के विरुद्ध बातें हो रही है यहां पर, तो यहां भी हम लोग अगेंस्ट का प्रयोग कर सकते हैं, क्लियर। तीसरा आपका है कि कहां पर अगेंस्ट का प्रयोग करेंगे, तो अगर कहीं सहारा लेना है, ठीक है, सहारा लेकर या फिर टेक लगाकर। देखिए टेक जो लिखा हुआ टेक लगाकर, इसका मतलब वही होता है ना, किसी के सहारे होना, है ना, वही आपका होता है। तो अगर ऐसा भी हो तब भी हम लोग अगेंस्ट का प्रयोग करेंगे। जैसे डू नॉट स्टैंड अगेंस्ट द रेलिंग यू मे फॉल डाउन,
मतलब रेलिंग के सहारे आप खड़ा मत हो, है ना, इसका कहने का यही मतलब हुआ। तो भी यहां पर हम लोग अगेंस्ट का प्रयोग करेंगे, ठीक है। तो एक बार फिर से रिपीट करेंगे, अगेंस्ट का प्रयोग 3 तरीके से। सबसे पहला हो गया आपका अपोजिट में, है ना, कोई चीज अपोजिट हो, प्रतिकूल हो, दूसरा किसी के विरुद्ध हो, और तीसरा किसी का सहारा लिया जा रहा हो। तो ये तीनों कंडीशन में हम लोग अगेंस्ट का प्रयोग करेंगे। चलिए आपका अगला प्रीपोजिशन है साथियों, वो है आपका ऑन टू। सबसे पहले समझते हैं कि ऑन टू का मतलब क्या होता है और ऑन टू का प्रयोग कहां होता है। क्लियर? तो समझिएगा, ऑन टू का मतलब होता है किसी के ऊपर, ठीक है। ऑन टू का मतलब क्या होता है, किसी के ऊपर। जैसे एग्जांपल के थ्रू समझिए कि ही जंप्ड ऑन टू हिज हॉर्स एंड रोड अवे। तो सबसे पहले बात करते हैं रोड की। तो ये जो रोड है, ये सड़क के बारे में नहीं बात हो रही है, बल्कि रोड जो है ये राइड है ना। राइड मतलब क्या होता है, सवारी करना। तो राइड का V2 फॉर्म है। क्लियर? ये राइड का V2 फॉर्म है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि घोड़े के ऊपर कूदा, है ना, और सवारी करते हुए चला गया। तो इसका मतलब वही हुआ कि घोड़े के ऊपर, है ना। तो ऑन टू मतलब क्या हो गया साथियों, किसी के ऊपर होना, ठीक है, किसी के ऊपर। तो ऑन टू का प्रयोग समझ में आ गया होगा। चलिए आपका जो अगला प्रीपोजिशन है, वो आपका विद। विद मतलब होता है किसी के साथ, है ना, के साथ। विद मतलब क्या होता है, के साथ। एग्जांपल समझिए कि आई एम विद यू थ्रू ऑल थिक एंड थिन, ठीक है, मतलब किसी भी परिस्थिति में साथ। तो वही हुआ यहाँ पर विद का प्रयोग, ठीक है। साथ का अर्थ आ रहा था तो यहाँ पर हमने विद का प्रयोग कर दिया। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका जो अगला है साथियों, वो आपका बियॉन्ड। बियॉन्ड मतलब क्या होता है वो समझिए पहले। तो बियॉन्ड मतलब होता है किसी के बाहर होना, किसी के परे होना। जैसे एग्जांपल समझिए कि द केस इज बियॉन्ड द ज्यूरिसडिक्शन ऑफ द कोर्ट, मतलब कोर्ट के ज्यूरिसडिक्शन से परे होना ना, बाहर है। कोर्ट के न्याय अधिकार क्षेत्र से ये क्या है, ये बाहर है। क्लियर? ये जो केस है कोर्ट के न्यायिक अधिकार क्षेत्र से, ये जो केस है वो बाहर है, उसके परे है। तो इसलिए यहां पर हमने बियॉन्ड का यूज किया। क्लियर साथियों? ये समझ में आ गया होगा बियॉन्ड का प्रयोग, किसी के अधिकार क्षेत्र से बाहर होना, किसी के पहुंच से बाहर होना, ठीक है, किसी से परे होना। तो वहां पर हम लोग बियॉन्ड का प्रयोग करेंगे। बात क्लियर हो गया होगा। चलिए आपका जो अगला है वो आपका अबाउट। चलिए अबाउट के बारे में देखते हैं। तो अबाउट का प्रयोग बहुत सारे केसेस में करते हैं, बारी बारी से देखते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे, देखिए अबाउट का प्रयोग सबसे पहला जो है वो आपका किस के बारे में, ठीक है। अबाउट का जो प्रयोग होता है, सबसे पहले अगर कहीं पर के बारे में, है ना, के बारे में अगर सेंस निकलता है तो वहां पर हम लोग अबाउट का प्रयोग करेंगे। जैसे आई नो अबाउट हिम, है ना, मतलब उसके बारे में मैं जानता हूं। तो उसके बारे में, के बारे में यहां आ रहा है साथियों। तो यहां पर हम लोग अबाउट का प्रयोग हमने कर दिया। अगला है लगभग। अगर कहीं लगभग का सेंस हो रहा है तब भी हम लोग अबाउट का प्रयोग करेंगे। जैसे इट इज अबाउट 100 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम दिल्ली। तो देखिए यहां भी लगभग के बारे में बात हो रही है, तो अबाउट का प्रयोग यहां करेंगे। और अगला है अबाउट प्लस इन्फिनिटिव। अबाउट के साथ इन्फिनिटिव का प्रयोग कब करते हैं, जब कोई भी काम तुरंत होने का भाव हो। क्लियर? जब कोई भी काम तुरंत होने का भाव हो तब अबाउट प्लस इन्फिनिटिव का प्रयोग करते हैं। जैसे आई एम अबाउट टू स्टार्ट अ न्यू लेसन, ठीक है। देखिए अबाउट प्लस इन्फिनिटिव तो मतलब तुरंत शुरू होने जा रहा है। बात क्लियर हो रहा होगा। अब देखिए अबाउट के बारे में एक और पॉइंट है कि अबाउट प्लस 2 प्लस V1 के स्थान पर गोइंग प्लस 2 प्लस V1 या फिर BEB प्लस 2 प्लस V1 का भी प्रयोग करने से वाक्य के अर्थ में कोई चेंज नहीं होता। तो यहां से आपने क्या बातें सीखी कि जहां पर अबाउट प्लस 2 प्लस V1 का प्रयोग हम कर रहे थे, वहां पर गोइंग प्लस 2 प्लस V1 का प्रयोग कर सकते हैं या फिर BEB प्लस 2 प्लस V1। अब देखिए बी का कोई भी फॉर्म हो सकता है, चलेगा, ठीक है। तो अगर फिर से रिपीट करेंगे, अगर अबाउट 2 प्लस V1 के जगह पर यानी अबाउट प्लस इन्फिनिटिव के जगह पर गोइंग प्लस इन्फिनिटिव यानी गोइंग प्लस 2 प्लस V1 या फिर BE उसका कोई भी फॉर्म हो प्लस 2 प्लस V1 हो, तो भी जो आपका सेंटेंस है उसका जो अर्थ है उसमें कोई भी चेंज नहीं होता है। मतलब इसका प्रयोग हम लोग कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल समझिए कि आई एम गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू लेसन नाउ। तो यहां भी देखिए कोई चेंज नहीं हुआ, इसका भी मतलब वही आ रहा है। अगला एग्जांपल देखिए द मिनिस्टर इज टू डिलीवर अ स्पीच, ठीक है। अब देखिए बी का फॉर्म हमने यहां प्रयोग कर दिया और प्लस 2 प्लस V1 हो गया, तो यहां भी ये भी चलेगा। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आपका जो अगला है पॉइंट, अगला पॉइंट नंबर 10, वो आपका अबव एंड बिलो का प्रयोग लेवल बताने के लिए होता है, ठीक है। किसी भी स्टैंडर्ड को, किसी भी लेवल को या फिर किसी भी मार्क से ऊपर अबव का प्रयोग और उससे नीचे बिलो का प्रयोग करते हैं। जैसे द रिवर इज फ्लोइंग अबव द डेंजर लेवल, है ना, जो नदी है वो डेंजर लेवल से ऊपर बह रही है, ठीक है, ऊपर बह रही है। अब देखिए हर नदी में एक लेवल होता है, एक वहां पर एक मानक चिन्ह होता है और उसी के अनुसार हम लोग तय करते हैं कि अगर वो लाइन से ऊपर अगर बह रहा है नदी तो हम लोग मानते हैं कि वो खतरनाक लेवल पर है, ठीक है। मतलब वो कभी भी बाढ़ तबाही ला सकती है।
तो ये जो नदी है वो अभव मतलब जो डेंजर लेवल तय किया गया था उससे ऊपर बह रहा है। क्लियर? तो यहाँ हम अभव का अगर डेंजर लेवल के ऊपर बह रहा है तो वहां पर हम लोग अभव का प्रयोग करेंगे। अगला एग्जांपल देखिए, हिज इंग्लिश इज बिलो एवरेज, मतलब एवरेज जितना होना चाहिए था उससे भी नीचे है। ठीक है, तो बिलो का प्रयोग हमने यहां कर दिया। अगला, द सेलिंग प्राइस इज एवरी कमोडिटी इज द मल्टीप्लेक्स इज अबव एमआरपी। ठीक है, देखिए एमआरपी के ऊपर की बात हो रही है। ठीक है, जो आपका एमआरपी है उसके ऊपर की बात हो रही है, तो यहां हम एबव का प्रयोग करेंगे। अगला एग्जांपल है कि द स्कोर वाज बिलो 100 व्हेन द लास्ट बैट्समैन वाज डिक्लेयर्ड आउट। अब देखिए जो अंतिम बैट्समैन आउट हुआ तो वहां पर जो स्कोर था वो 100 से नीचे था। ठीक है, 100 से कम, तो कम की बात हो रही है तो बिलो का प्रयोग करेंगे। तो ये जो पॉइंट है ये हमें यही सिखाता है कि अगर किसी भी स्टैंडर्ड लेवल मार्क अगर उससे ऊपर की बात हो तो एकमात्र अबव का प्रयोग करेंगे, और अगर उससे नीचे की बात हो तो एकमात्र बिलो का प्रयोग करेंगे। क्लियर? ये बातें समझ में आ गई होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला साथियों ऑफ, समझते हैं ऑफ का प्रयोग कहां करेंगे, किस तरीके से करेंगे ऑफ का प्रयोग। देखिए ऑफ का प्रयोग किसी भी, है ना, ऑफ का प्रयोग कभी भी निर्जीव का अधिकार दर्शाने के लिए करते हैं ना, कोई भी। सबसे पहले समझिएगा लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में आप जानते होंगे। तो ऑफ का जो प्रयोग करते हैं वो नॉन लिविंग थिंग्स के पोसेशन यानी अधिकार को दर्शाने के लिए करते हैं। जैसे समझिएगा टेबल्स वुड, तो ये नहीं कर सकते हम लोग। ठीक है ना, अगर यहां पर टेबल्स कोई आदमी होता, ऐसे समझिए राम्स, ऐसा कर सकते हैं राम्स बुक, ये चलेगा। ठीक है ना, क्योंकि राम क्या है, राम आपका लिविंग थिंग्स है। लेकिन अगर नॉन लिविंग थिंग्स है तो वहां पर एपॉस्ट्रोफी का प्रयोग नहीं करते, टेबल्स वुड नहीं होगा, बल्कि यहां पर हम लोग जो जिसका प्रयोग करेंगे वो है आपका ऑफ। ठीक है, देखिए टेबल्स वुड को किस तरीके से लिख सकते हैं, तो इसको आप लिख सकते हैं वुड ऑफ टेबल। क्लियर? अगला एग्जांपल देखिए चेयर्स लेके, ये गलत हो जाएगा, अगर कहीं ऐसा लिखा रहता है तो वो उस वाले पार्ट में एरर हो जाएगा। क्लियर? इसको किस तरीके से लिख सकते हैं हम लोग, लेग ऑफ चेयर। बात क्लियर हो गया? चलिए अगला देखते हैं। अगला कह रहा है कि ऑफ का प्रयोग अलग अलग अर्थों में होता है। सबसे पहला, अगर कहीं ऑरिजिन की बात हो यानी स्रोत, जैसे ही कम्स ऑफ अ रॉयल फैमिली। ठीक है, वो मतलब रॉयल फैमिली से आता है, तो उसका स्रोत यानी उसका जो ऑरिजिन है वो रॉयल फैमिली से है, तो यहां पर हम ऑफ का प्रयोग करेंगे। ये क्लियर हो गया? अगला देखिए, अगर कभी बीमारी से मरने की बात हो तो डाई ऑफ, अगर किसी कारण से मरना हो तो डाई फ्रॉम। क्लियर? तो यहां पर ऑफ के बारे में बताया गया कि अगर किसी बीमारी से कोई भी व्यक्ति, किसी भी सेंटेंस में हमें यह पता चलता है कि उसका जो सब्जेक्ट है, ठीक है, वो किसी बीमारी से मरा है, तो वहां पर हम लोग डाई ऑफ का प्रयोग करेंगे। क्लियर? और कोई कारण से अगर मर रहा है तो डाई फ्रॉम, जैसे ही डाइड ऑफ कैंसर। देखिए यहां कैंसर से, कैंसर क्या था, बीमारी था, तो यहां पर डाई ऑफ। क्लियर? और अगला देखिए ही डाइड फ्रॉम थ्रस्ट। ठीक है, तो ये कोई बीमारी नहीं था, तो यहां पर हमने किसी कारण से मरा तो फ्रॉम। तीसरा जो आपका आता है ऑफ का कि कहां पर हम लोग इसका यूज करेंगे, वो आपका रिलेशन यानी संबंध। ठीक है, जैसे द प्रॉब्लम्स ऑफ दिल्ली, तो यहां पर रिलेशन के बारे में बात हो रही है। ठीक है, दिल्ली से रिलेशन के बारे में बात हो रही है, तो यहां पर हम लोग ऑफ का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो एक बार फिर से बात करें ऑफ का, तो तीन चीजें है ना। सबसे पहले अगर कहीं ऑरिजिन हो, ठीक है, उससे पहले भी निर्जीव का अधिकार दर्शाने के लिए, ना जो भी आपका नॉन लिविंग थिंग्स है तो उसके पोजीशन को दर्शाने के लिए ऑफ का प्रयोग करेंगे। उसके बाद तीन चीजें, आपका ऑरिजिन हो तब ऑफ का प्रयोग, अगर जो भी आपका सब्जेक्ट है, जो भी कोई व्यक्ति अगर बीमारी से मरता है तो डाई ऑफ। ठीक है, और अगर संबंध यानी रिलेशन की बात हो तब भी ऑफ का प्रयोग करेंगे। ये क्लियर हो गया होगा? अब देखिए ये जो अभी तक हमने बात किया वो आपका ऑफ था, यानी ओ एफ वाला ऑफ था, और अब हम लोग बात करेंगे ओ डबल एफ। ठीक है, अब हम लोग ओ डबल एफ से बात करेंगे। अब देखिए ओ एफ मतलब क्या होता है वो आप अभी तक समझ चुके हैं। अब हम लोग बात करेंगे ओ डबल एफ, तो इसका मतलब होता है साथियों सेपरेशन। ठीक है, ओ डबल एफ का मतलब क्या होता है, अलगाव यानी सेपरेशन, किसी से दूर करना, वो आपका ऑफ कहलाता है। जैसे कीप द डॉग ऑफ द फ्लावर बेड्स। ठीक है, तो यहां कुत्ते को, डॉग को दूर रखने की बात हो रही है। ठीक है, सेपरेट करने की बात हो रही है, तब यहां पर हमने ऑफ का प्रयोग किया। क्लियर? अगला है आपका, अगला जो प्रीपोजिशन है वो आपका बिहाइंड। बिहाइंड मतलब होता है पीछे, किसी के पीछे। जैसे द पुलिस आर रनिंग बिहाइंड द थिप, चोर के पीछे है ना, पुलिस जो है वो दौड़ रहा है, तो यहां हमने बिहाइंड का प्रयोग किया। अगला देखिए सी हिड बिहाइंड द सर्टेन। ठीक है, किसी के पीछे। ठीक है, किसी के पीछे, तो वहां भी हम लोग किसका प्रयोग करेंगे, बिहाइंड का। तो बिहाइंड का मतलब समझ में आ गया होगा, बिहाइंड का मतलब क्या होता है, किसी के पीछे। क्लियर? तो कहीं भी अगर किसी भी सेंटेंस का सेंस किसी के पीछे से निकल रहा हो तो वहां पर हम लोग बिहाइंड का प्रयोग करेंगे। चलिए अब हम लोग देखेंगे साथियों प्रीपोजिशन के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। क्लियर? प्रीपोजिशन से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को अब हम लोग देखेंगे। तो देखिए सबसे पहले बात करेंगे
सबसे पहला जो पॉइंट है वो आपका कि प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्टिव केस का ही प्रयोग होता है। ये हमेशा ये ध्यान रखिएगा इसको, ठीक है, कि कभी भी अगर प्रीपोजिशन है तो उसके बाद कभी भी सब्जेक्टिव केस नहीं आएगा। क्लियर, समझिए इसको। जैसे लिखा हुआ है कि आई डू नॉट डिपेंड ऑन हिम। अब देखिए यहां पर बीच में आ गया प्रीपोजिशन आपका। क्लियर, तो इसके बाद देखिए किसका प्रयोग है, हिम का। हिम आपका क्या होता है, हिम आपका ऑब्जेक्टिव फॉर्म में। क्लियर, हिम किस फॉर्म में, हिम आपका ऑब्जेक्टिव फॉर्म में, ऑब्जेक्टिव केस में। तो आपको ये बात ध्यान रखना है कि कभी भी प्रीपोजिशन अगर आया तो उसके बाद ऑब्जेक्टिव केस का ही प्रयोग होगा। क्लियर, चलिए अगला है कि सी रिलाइज ऑन मी। देखिए फिर से ऑन आपका प्रीपोजिशन था, इसके बाद किसका प्रयोग हुआ, ऑब्जेक्टिव केस का। ठीक है, चलिए आपका जो अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है साथियों कि यदि दो ऐसे शब्दों को किसी कंजक्शन, एंड हो, और हो, या कोई भी कंजक्शन हो, इससे जोड़ना हो, ठीक है, जिसके बाद अलग अलग प्रीपोजिशन लगते हैं, तो इन शब्दों के साथ यूज होने वाले प्रीपोजिशन को हमें क्लियर करना होगा। जैसे समझिए एग्जांपल के थ्रू कि सी इज कॉन्शियस ऑफ एंड इंगेज्ड इन हर वर्क। अब देखिए यहां पर दो बातें ध्यान रखनी है। सबसे पहले अगर कंजक्शन का यूज हुआ है तो इससे पहले जो फॉर्मेशन होगा उसके बाद भी वही फॉर्मेशन होना चाहिए। क्लियर, और आपका जो प्रीपोजिशन का जो यूज है, मतलब कहने का मतलब कॉन्शियस के साथ ऑफ होता है तो यहां पर इसके साथ ऑफ ही प्रयोग करेंगे, इंगेज्ड के साथ इन होता है तो यहां पर इन प्रयोग करेंगे। ठीक है, ये जो पार्ट है इसको हम लोग आगे में देखने वाले हैं, मतलब किसके साथ कौन कौन से फिक्स्ड प्रीपोजिशन होते हैं, ये आपका अगला एक पॉइंट है, उसमें बहुत सारे आपके दिए गए हैं तो उनको हम लोग अलग से देखेंगे। तो आपको बस यही ध्यान रखना है यहां पर। अगला देखिए एग्जांपल कि आई वाज सरप्राइज्ड एट एज वेल एज प्लीज्ड विथ हर परफॉर्मेंस। अब देखिए बीच में एज वेल एज का प्रयोग हो गया, ये आपका कंजक्शन हो गया। तो इससे पहले आपका हो गया सरप्राइज्ड एट, ठीक है, सरप्राइज्ड एट, तो सरप्राइज के साथ आपको पता है एट का प्रयोग होता है, और उसके बाद क्या होगा, प्लीज्ड विथ। ठीक है, तो ये आपका एक मतलब सीक्वेंस में होना चाहिए। ठीक है, सरप्राइज के साथ एट, तो प्लीज्ड के साथ विद। ठीक है, अगला ही इज सीनियर एंड ओल्डर देन आई। अब समझिएगा यहां पर देखिए सीनियर एंड ओल्डर। अब यहां ध्यान रखिएगा सीनियर अकेले आता है क्या, सीनियर 2 होता है ना, सीनियर 2 होता है, तो यहां पर आप सीनियर 2 का प्रयोग करेंगे। बात क्लियर हो गया होगा, और ओल्डर देन हो गया। चलिए अगला देखिए हिज वाच इज डिफरेंट एंड चीपर देन माइन। अब समझिएगा हिज वाच इज डिफरेंट एंड चीपर देन, देखिए चीपर के बाद देन का प्रयोग हुआ है। ठीक है, तो डिफरेंट के बाद किसका प्रयोग होगा, तो डिफरेंट के साथ भी फ्रॉम का प्रयोग होना चाहिए। क्लियर, डिफरेंट फ्रॉम, डिफरेंट देन नहीं होता बल्कि डिफरेंट फ्रॉम होता है। चलिए अगला आपका एग्जांपल है कि सी इज यंगर एंड टॉलर देन हर ब्रदर। ठीक है, सी इज यंगर एंड टॉलर देन हर ब्रदर, ये तो लिखा हुआ है। तो देखिए यहां पर यंगर एंड टॉलर देन, तो यंगर के साथ कोई नहीं होता प्रीपोजिशन, तो यहां पर ये बिल्कुल सही है। ठीक है, यंगर एंड टॉलर देन एक साथ हो सकता है यहां पर। क्लियर, तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना था। आपका जो पॉइंट नंबर 2 था इसमें यही आपको बताया जा रहा था कि प्रीपोजिशन के यूज किस तरीके से होते हैं, अलग अलग प्रीपोजिशन के, वो आपको ध्यान में रखना था। चलिए अगला जो लिखा हुआ है कि अगर प्रीपोजिशन के बाद वर्ब का प्रयोग हो, ठीक है, अगर कभी भी प्रीपोजिशन के बाद वर्ब का प्रयोग हो तो वर्ब V1 प्लस ing होना चाहिए। मतलब ऐसा अगर एक वर्ड में बोले तो V4 होना चाहिए। जैसे आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू, अगर कभी भी ऐसा दिखे, अगर प्रीपोजिशन के बाद कभी भी वर्ब का प्रयोग हो तो हमेशा, ठीक है, V4 का प्रयोग होगा। ठीक है, कंटिन्यू, जैसे आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू गोइंग। ठीक है, गो नहीं हो सकता, ठीक है, या गो का कोई और फॉर्म नहीं हो सकता, बल्कि यहां पर V4 यानी V1 प्लस ing का ही प्रयोग होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक और एग्जांपल देख लीजिए। ही इज अफ्रेड ऑफ गोइंग आउट आफ्टर सनसेट। ऑफ था, प्रीपोजिशन था, इसके बाद वर्ब का प्रयोग था। क्लियर, तो अगर प्रीपोजिशन के बाद जैसे ही वर्ब आया तो आपका V4 ही होगा। चलिए अगला पॉइंट है पॉइंट नंबर 4, इंपॉर्टेंट पॉइंट, वो है आपका कि होम शब्द के पहले, ठीक है, होम जो शब्द है इसके पहले किसी प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं होता अगर इससे पहले ये सारे वर्ब हो, ब्रिंग हो, गो हो, गेट हो, अराइव हो, रीच हो, अगर ये सारे वर्ड होते हैं, ये सारे वर्ब होते हैं, तो होम शब्द के पहले कोई प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं होता। जैसे एग्जांपल समझिए कि आई वेंट होम बाय कार, ये आपका सही है। इसको इस तरीके से नहीं लिख सकते कि आई वेंट टू होम। जैसे आपने सुना होगा कि आई गो टू मार्केट, ठीक है, तो गो के बाद हमने टू का प्रयोग कर दिया। ठीक है, लेकिन यहां गो का ही फॉर्म है वेंट, तो आई वेंट होम ही होगा। ठीक है, इससे पहले टू का प्रयोग नहीं कर सकते, कारण है कि ये जो वर्ड है होम इसी के कारण हो रहा है। ठीक है, अगर होम कभी भी रहे और उससे पहले ब्रिंग हो, गो हो, गेट हो, अराइव हो और रीच हो, ये 5 वर्ब आपको ध्यान में रखना है। फिर से रिपीट करेंगे, देखिए या तो ब्रिंग हो, गो हो, गेट हो, ठीक है, अराइव हो और रीच हो, अगर ये 5 वर्ब होते हैं साथियों होम के पहले, तो उसके पहले किसी भी प्रीपोजिशन का प्रयोग हम लोग नहीं करेंगे। चलिए आगे नोट में देखिए, लेकिन अगर होम से पहले कोई पोसेसिव केस के एडजेक्टिव जैसे माई हो गया, ठीक है, योर हो गया, हिज हो गया, हर हो गया, आवर हो गया, देयर हो गया, या फिर नाउन के साथ यस जैसे राम्स, रोहित, ठीक है, अगर इसका प्रयोग हो तो होम के पहले टू का प्रयोग हम लोग कर सकते हैं। जैसे आई वेंट टू
अब देखिए आई वेंट टू होम नहीं हो सकता, आई वेंट टू हिज होम हो सकता है। क्लियर, वही तो बोला था पोसेसिव केस है हिज। अगला आई डिसाइडेड टू गो टू राम्स होम, ठीक है, सिर्फ होम रहता तो गलत हो जाता। बात क्लियर हो गया होगा। चलिए अगला जो पॉइंट है उसमें देखिए कुछ वर्ड के बारे में बात हो रही है। देखिए इसमें कह रहा है कि ये जितने भी वर्ड दिए गए हैं, ठीक है, ये जितने भी यहां पर दिए गए हैं इसको एक बार रीड कर लीजिएगा। तो इसके बारे में बात हो रहा है साथियों कि जब ये जितने भी वर्ब हैं, ठीक है, अगर ये एक्टिव वॉइस में प्रयोग हो तो इसके बाद कभी भी किसी प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं होगा। ये जितने भी थे स्ट्रेस थे, एम्फेसाइज थे, ठीक है, इन्वेस्टिगेट थे, तो ये और भी बहुत सारे वर्ब हैं। तो अगर कभी भी ये एक्टिव वॉइस में प्रयोग हो रहे हो तो इनके बाद कभी भी किसी भी प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं होता। जैसे द टीचर एम्फेसाइज्ड ऑन, अब देखिए ये आपका एक्टिव में है तो यहां पर ऑन का जो प्रयोग है वो आपका क्या है, गलत होगा, ठीक है, ऑन का प्रयोग यहां पर ये नहीं होगा। बात क्लियर हो गया होगा। अगला देखिए, अगला आई हैव ऑर्डर्ड फॉर, अब देखिए फिर से ऑर्डर था और ये आपका एक्टिव में, तो इसके बाद फॉर का प्रयोग हम लोग नहीं कर सकते। क्लियर। अगला साथियों कि आई शैल डिस्कस अबाउट, फिर से डिस्कस के साथ अबाउट, डिस्कस देखिए इसमें, तो डिस्कस अगर यहां पर है तो इसके बाद अबाउट का प्रयोग नहीं कर सकते, किसी भी प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं हो सकता। क्लियर। अगला ही डिस्क्राइब्ड, सॉरी ये आपका सवाल है, ठीक है, उसको बढ़िया से सॉल्व करते हैं हम लोग। देखिए ऐसे सवाल आपका ऐसे पूछे जाते हैं सवाल, इसको देखिए आप सोचिएगा कि आपके ये सवाल आपके एग्जाम में आया है, इसको इस तरीके से सोचिएगा। देखिए लिखा हुआ है कि ही डिस्क्राइब्ड अबाउट द इंसिडेंट इन हिज स्टोरी, आपको बताना है कि किस वाले पार्ट मिरर है, ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या फिर नो इरर। अब देखिए ऐसे ऐसे सवाल आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसमें लगा क्या है, कुछ नहीं लगा है, ठीक है, सिंपल यहां पर एक वर्ब प्रयोग था, वो आपका था डिस्क्राइब, ठीक है, ये जो आपका वर्ब प्रयोग था और ये वर्ब आपके ऊपर वाले रूल में लिखा हुआ था। और इसके बारे में बात ये हो रही थी साथियों कि जब भी जब भी कभी ये सारे वर्ब होते हैं यानी डिस्क्राइब होते हैं, ठीक है, और भी जितने सारे वर्ब हैं, तो इसके बाद कोई भी प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं होता। अब देखिए उसके बाद किसका प्रयोग कर दिया गया, इसके बाद अबाउट का प्रयोग कर दिया गया, जो आपका बिल्कुल गलत है, ठीक है। तो मतलब किस वाले पार्ट मिरर हो गया, ऑप्शन नंबर बी। तो ऐसे ऐसे सवाल आपसे पूछे जाते हैं, ठीक। चलिए अगला रूल है, अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पॉइंट नंबर 6, वो कह रहा है साथियों कि संवाद यानी कम्युनिकेशन में प्रयोग किए जाने वाले वर्ब जो किसी ऑब्जेक्ट के पहले आता हो इसके साथ टू का प्रयोग नहीं करेंगे। देखिए नीचे कुछ वर्ब दिए गए हैं, इन सारे वर्ब के साथ, ठीक है, टू का प्रयोग नहीं करेंगे। क्लियर। कारण यह है कि देखिए पॉइंट आपका यही था, रूल यही था कि जब भी कोई ऐसे वर्ब जो हम लोग कम्युनिकेशन यानी संवाद में यूज करते हैं, ठीक है, और साथ ही साथ वो ऑब्जेक्ट के पहले आता है तो उसके साथ हम लोग टू का प्रयोग नहीं करेंगे। जैसे आई एडवाइज्ड टू हिम, देखिए ऑब्जेक्ट के पहले आ गया, हिम के पहले आ गया ये, तो यहां पर हम लोग टू का प्रयोग नहीं कर सकते। अगला आई इन्फॉर्म्ड टू द पुलिस, देखिए द पुलिस के पहले आ गया, तो ऑब्जेक्ट के पहले आ गया ये, तो इसलिए यहां पर प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं होगा। क्लियर। तो ये जितने भी वर्ब दिए गए ध्यान में रखना आपको, एडवाइस हो गया, टेल हो गया, आस्क हो गया, बेग हो गया, कमांड हो गया, इनकरेज हो गया, रिक्वेस्ट हो गया, इन्फॉर्म हो गया, ऑर्डर हो गया। तो ये इन सारे वर्ब को आपको ध्यान में रखना है क्योंकि ये सारे वर्ब ये कम्युनिकेशन में यूज होते हैं। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका जो अगला रूल है वो कह रहा है कि से, सजेस्ट और प्रपोज, ठीक है, ये तीन जो है इसके बाद हमेशा टू प्रीपोजिशन का प्रयोग होता है। ठीक है, से हो गया, सजेस्ट हो गया और प्रपोज हो गया, इसके बाद हमेशा टू प्रीपोजिशन का प्रयोग होता है। इसके बाद ऑब्जेक्ट के रूप में कोई व्यक्ति का प्रयोग हो। ठीक है, कंडीशन यही है कि अगर कभी भी ऐसा समझिएगा से हो, सजेस्ट हो, प्रपोज हो, तो उसके बाद टू का प्रयोग कब करेंगे, जब इसके बाद जो ऑब्जेक्ट है साथियों वो कोई पर्सन है। ठीक है, वो कोई व्यक्ति है। जैसे यू सजेस्ट टू हिम, देखिए अगर यहां पर हिम नहीं होता, तो यहां ये टू का प्रयोग नहीं करते हम लोग। क्लियर। लेकिन यहां पर हिम है, तो यहां पर टू का प्रयोग हमने कर दिया। अगला देखिए सी सेड टू मी, ठीक है, ये तो आपने नरेशन में बहुत बार पढ़ा होगा। क्लियर। चलिए अगला रूल है रूल नंबर 8 कि स्पीक, रिप्लाई, एक्सप्लेन, कंप्लेन, टॉक, लिसन, राइट, इतने सारे वर्ब दिए गए। देखिए बात हो रही है कि इसके बाद, इतने के बाद है ना, ये जितने भी वर्ब लिखे गए थे इसके बाद हमेशा टू प्रीपोजिशन का प्रयोग होता है। इसके बाद ऑब्जेक्ट के रूप में अगर कोई व्यक्ति का प्रयोग हो, वही फिर से वही बात हो रही है कि ये जितने भी थे, स्पीक थे, रिप्लाई थे, एक्सप्लेन, कंप्लेन, टॉक, लिसन, राइट, इसके बाद हमेशा टू प्रीपोजिशन का प्रयोग होगा। कंडीशन फिर से एकमात्र एक कि इसके बाद ऑब्जेक्ट के रूप में कोई व्यक्ति यानी कोई पर्सन होना चाहिए। जैसे ही डिड नॉट रिप्लाई टू मी, अगर यहां मी नहीं होता तो यहां टू नहीं होता। ठीक है, अगर यहां पर मी नहीं होता तो ये टू का प्रयोग यहां नहीं होता, लेकिन मी है मतलब कोई पर्सन है यहां पर, तो टू का प्रयोग हमने कर दिया। बात क्लियर हो गया होगा। चलिए अगला रूल है रूल नंबर 9। देखिए रूल नंबर 9 है साथियों, इसमें कह रहा है कि नीचे कुछ वर्ब दिए गए हैं। ठीक है, कुछ वर्ब नीचे यहां दिए गए। देखिए कौन कौन है, फर्निश हो गया, इंटरेस्ट हो गया, प्रेजेंट हो गया, प्रोवाइड हो गया, सप्लाई हो गया।
आपको ध्यान ये रखना है साथियों कि ये जितने भी वर्ब हैं, ठीक है, इसके साथ किस प्रीपोजिशन का प्रयोग करेंगे, वो इसके साथ जो यूज है ऑब्जेक्ट वो डायरेक्ट है या फिर इनडायरेक्ट है, इस पर आपको ध्यान रखना है। क्लियर? जैसे एग्जांपल समझिए कि आई प्रोवाइडेड हिम मनी, तो ये तो आपका सबसे पहले गलत है। क्यों? क्योंकि यहां पर कोई प्रीपोजिशन का यूज है ही नहीं, तो ये आपका गलत हो गया। देखिए इसको सही फॉर्म में कैसे लिखेंगे, तो इसको लिख सकते हैं कि आई प्रोवाइडेड हिम विद मनी, तो ये आपका सही हो जाएगा क्योंकि प्रोवाइडेड के साथ विद प्रीपोजिशन का यूज हो गया। लेकिन अगर देखिए इसके ऑब्जेक्ट, इसका जो ऑब्जेक्ट है उसको अगर हम लोग अलग तरीके से लिखें, क्लियर, जैसे आई प्रोवाइडेड मनी टू हिम, तो देखिए यहां पर हुआ क्या, कुछ ज्यादा कुछ चेंज नहीं हुआ। आपका जो प्रोवाइडेड के साथ पहले विद का प्रयोग था वो चेंज होकर प्रोवाइडेड के साथ टू का प्रयोग हो गया। क्लियर? तो आपको बस यही ध्यान रखना है, ठीक है, कि कब किसका प्रयोग करेंगे। ये आगे भी हम लोग देखने वाले हैं, परेशान नहीं होना है, ठीक है, कि किसके साथ कब कब किसका प्रयोग करते हैं वो आगे हम लोग देखेंगे। चलिए अगला जो है 9th का सेकेंड पार्ट है, वो है साथियों कि ऑब्जेक्ट के अनुसार, ठीक है, निम्न वर्ब के नीचे कुछ वर्ब दिए गए हैं उसके सही प्रयोग को भी आपको देखना होगा। देखिए कौन कौन से वर्ब में, सबसे पहला हो गया कंपनसेट, एक्सप्लेन, फाइन, प्रपोज, रिकमेंड, रॉब और सजेस्ट, ये कुछ वर्ब दिए गए थे। अब देखते हैं ये जो वर्ब है इसका प्रयोग हम लोग ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग कैसे करते हैं। जैसे पहला एग्जांपल है कि रॉब अ पर्सन ऑफ समथिंग। अब देखिए रॉब के साथ यहां पर ऑफ का प्रयोग हुआ है। क्लियर? यहां पर रॉब के साथ ऑफ का प्रयोग हुआ है। तो अगला देखिए एग्जांपल है, वी इन्फॉर्म्ड द पुलिस ऑफ एन एक्सीडेंट, इन्फॉर्म्ड ऑफ। क्लियर? आई एक्सप्लेन्ड द मैटर टू हिम, ठीक है, एक्सप्लेन्ड टू, है ना। तो देखिए आपको बस यही ध्यान रखना है किसके साथ कब किस प्रीपोजिशन का प्रयोग करेंगे, इंपॉर्टेंट यही है आपका, ठीक है। अगला ही रॉब्ड हर ऑफ हर ज्वेलरी, रॉब्ड ऑफ, ठीक है। तो बस इसमें यही था, रूल नंबर 9 आपका यही था कि किसके साथ, है ना, किस ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आपको तय करना होगा कि किस वर्ब के साथ किस प्रीपोजिशन का यूज होगा। क्लियर साथियों? तो आज का ये पार्ट साथियों हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं। अगले पार्ट में कुछ हम लोग फ्रेज प्रीपोजिशन को भी हम लोग देखेंगे और साथ ही साथ इसके बाद आपका इसके बाद कुछ आपके कुछ वर्ड के साथ अटैच प्रीपोजिशन दिए गए हैं, फिक्स प्रीपोजिशन दिए गए हैं, उन सारे फिक्स प्रीपोजिशन को भी हम लोग देखेंगे अगले पार्ट में। ठीक है, तो आज का जो ये पार्ट है इसको हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं अगले पार्ट में, अगले वीडियो में। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं साथियों अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद।